मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर ठोस, द्रव तथा गैसों में जो अंतर पाया जाता है, जो तीनों में अंतर होता है, उन अंतरों को हम लोग आज यहाँ पर एक साथ अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। वैसे ही हम लोग जो है ठोस, द्रव तथा गैस को अलग अलग तरीके से हमने बहुत गहराई में जाकर के पढ़ा है, अध्ययन किया है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में तीनों में जो अंतर होता है, तीनों में क्या अंतर होता है, उन सभी अंतरों का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में एक साथ करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे हेडिंग ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं की तुलना। मतलब तीनों में क्या डिफरेंस होता है, आज हम लोग यहाँ पर तीनों में कंपेयर करते हुए अध्ययन करेंगे। आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जो ठोस के कण होते हैं, मान लीजिए आपका ये ठोस है बेटवा, ये आपका ठोस है, देख लीजिए, ये आपका ठोस है, ये आपका द्रव है, ये आपका मान लीजिए गैस। ओके। हम लोग जानते हैं कि जो ठोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे आपस में सटे होते हैं। ओके। और नियमित रूप से सटे होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक लाइन में जो है व्यवस्थित होते हैं। एक लाइन में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। कौन? ठोस के कण। लेकिन अगर हम बात करें द्रव की, तो जो द्रव के कण होते हैं वे एक लाइन में व्यवस्थित नहीं होते। ये देखिए ऐसे होते हैं। ठीक है। ये एक लाइन में व्यवस्थित नहीं होते। कहने का मतलब होगा जो द्रव के कण होते हैं वह नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। और जो गैस के कण हैं भाई, ठोस के कण आप लोग देख सकते हैं कि ठोस के कण, ठीक है, नियमित रूप से एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं तथा साथ ही साथ ठोस के कण आपस में सटे हुए होते हैं। बात करें द्रव की, तो द्रव के जो कण होते हैं वह नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, अर्थात उनकी जो व्यवस्था होती है वह अनियमित होती है। मतलब एक लाइन में, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित नहीं होते। बात करें गैस की, तो जो गैस के कण होते हैं वह भी क्या होते हैं? व्यवस्थित नहीं होते हैं। और गैस के कणों के बीच में काफी दूरियां होती हैं। गैस के कणों के बीच में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। अच्छा, हमने अध्ययन किया है कि गैस के कणों ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल या ससंजक बल बहुत स्ट्रांग लगता है, बहुत मजबूत लगता है। आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि ससंजक बल क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही पदार्थ है तो एक ही पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। मान लीजिए ये आपका ये मार्कर है और ये मार्कर जो है प्लास्टिक पदार्थ से बना है, तो जो प्लास्टिक के कण होंगे, प्लास्टिक के कणों के बीच, चूंकि एक ही पदार्थ है, कौन सा? प्लास्टिक। प्लास्टिक यहां पर एक ही पदार्थ है, तो जब एक ही पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है तो उस आकर्षण बल को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ससंजक बल। अगर अलग अलग पदार्थों के कणों के बीच में कोई बल आरोपित हो रहा है या अलग अलग पदार्थों के कणों के बीच में जब कोई आकर्षण बल लगता है तो उस आकर्षण बल को कहते हैं असंजक बल। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे ठोस के, चूंकि हम मान लेते हैं कि यह हमारा जो है लोहा है। अब इस लोहे के जो कण हैं ये एक दूसरे से बहुत मजबूत, बहुत ही प्रबल आकर्षण बल या आंतरा आणविक बल या उसी को हम लोग कहते हैं ससंजक बल से बंधे होते हैं। बात करें गैस की, अच्छा, इसी वजह से ठोस के कणों के बीच में कोई रिक्त स्थान, कोई खाली स्थान नहीं होता है, मतलब ना के बराबर होता है। मेरी बात आई समझ में? बात करें द्रव की, तो द्रव के कणों के बीच हम लोग देख सकते हैं, यहां पे देखिए ये रिक्त स्थान है, मतलब खाली स्थान है। क्यों? क्योंकि द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वह ठोस की अपेक्षा कम लगता है। इसीलिए द्रव के कण जो है थोड़ा स्वतंत्र होकर के, फ्री होकर के गति करते हैं और गति करते करते
हमेशा अपने स्थान को बदलते रहते हैं। मतलब एक बार यह कण यहाँ पे है, यही कण यहाँ पे आ जाता है, या यह कण यहाँ पे है तो गति करते करते यह कण यहाँ पे, मतलब सारे कण द्रव के सारे कण गति करते हुए अपने स्थान को लगातार बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से द्रव का जो है आकार वह अनिश्चित होता है। ठीक है, बात करें गैस की। गैस के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल या कोई आंतरा आणविक बल या कोई सुसंजक बल नहीं लगता है, जिसके कारण गैस के कण बिल्कुल फ्री होते हैं। इसीलिए हम लोग जब फूंक दें तो जो हमारे अंदर जो हवा निकलेगा वह या जो गैस निकलेगा वह उड़ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से गैस के कणों के बीच में काफी बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। चलिए भैया, आइए हम लोग अब बात करेंगे आकार की। ठीक है, तो ठोस का जो है आकार वह निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में आंतरा आणविक बल या ससंजक बल या आकर्षण बल बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ठोस के कण स्वतंत्र गति नहीं करते हैं, केवल अपने स्थान पर हल्का सा, बहुत ना के बराबर अपने स्थान पर वाइब्रेशन कंपन करते हैं। इसीलिए और ठोस के कण अपने स्थान को नहीं बदलते। जब ठोस के कण अपने स्थान को नहीं बदलते हैं तो इसीलिए ठोस का आकार निश्चित होता है। बात करें द्रव का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जो द्रव के कण हैं वे द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल या ससंजक बल या आंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है बेटवा। इसीलिए द्रव के कण फ्री होकर के, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के गति करते रहते हैं और गति करते करते हमेशा अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं, अपने स्थान को बदलते रहते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एक समय गैस का कण या सॉरी द्रव का कण यहाँ पे है, कुछ समय बाद गति करते करते यह कण यहाँ पे चला आया और यह कण यहाँ पे चला आया, गति करते करते, मतलब ये सभी के सभी द्रव के कण गति करते करते अपने स्थान को बदलते रहते हैं, जिसके कारण द्रव का आकार अनिश्चित होता है। यही बात है समझ में। बात करें गैस की। गैस के कणों के बीच में ये बड़े गंदे होते हैं। गैस की सबसे बुरी आदत ये है, ये जहां छोड़ दिए जाएंगे वहीं फैल जाएंगे, या जिस कमरे में छोड़ देंगे उसी कमरे का आकार ले लेंगे, या अगर हम खुला छोड़ दें तो ये खुला भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा गैस के कणों के बीच में कोई भी आंतरा आणविक बल, कोई भी ससंजक बल या कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता है। इसलिए ये बिल्कुल फ्री होते हैं, जहां चाहे वहां चले जाते हैं। मतलब गैस के कण आवारा होते हैं, है ना। गांव में आप लोग नाम सुने होंगे कि जो बच्चे आवारा होते हैं वो जो है वे हमेशा लगातार कहीं न कहीं घूमते रहते हैं। ओके, ठीक है बेटा। उसी प्रकार जो है गैस का कण क्या होता है? आवारा होता है। इसलिए मतलब क्या हुआ कि गैस के कण गति करते करते हमेशा अपने स्थान को बदलते रहते हैं, जिसके कारण गैस का जो है आकार भी अनिश्चित होता है। ओके, बात करें आयतन की। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है। ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है, इसलिए जब हम इनको दबाएंगे तो ये नहीं दबेंगे, और जब नहीं दबेंगे तो ये अपने स्थान पर फिक्स होंगे, जिसके कारण ठोस का जो है ठोस का जो आयतन होता है वह क्या होता है? निश्चित होता है। ओके, ठोस के कणों के बीच में बहुत अधिक, बहुत प्रबल, बहुत स्ट्रांग आंतरा आणविक बल या ससंजक बल या आकर्षण बल लगा रहता है, जिसके कारण ठोस के कण फ्री होकर के गति नहीं कर पाते हैं, केवल अपने स्थान पर ना के बराबर
ना के बराबर कंपन, मतलब बिल्कुल ना के बराबर कंपन करते हैं। इसीलिए इसीलिए जो है ठोस का जो है आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। बात करें द्रव की, हमने आपको बताया था कि द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल या ससंजक बल या जो है अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है, जिसके कारण द्रव के कण फ्री होकर के गति करते रहते हैं। लेकिन ये गति करते करते अपने द्रव की सीमा को पार नहीं करते हैं। जब अपने द्रव की सीमा को पार नहीं करते हैं, इसीलिए द्रव का जो है जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। साथ में आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर हम इस ग्लास में पानी ले लें भर करके, तो इस समय उस पानी का जो आकार हो जाएगा वह गिलास के आकार का हो जाएगा, मतलब पानी ग्लास का आकार ले लेगा। यदि हम इसी पानी को, इस ग्लास के पानी को मान लीजिए हम एक लोटा में रख दें, तो यही ग्लास का पानी लोटे का आकार ले लेगा। आकार तो इनका बदल रहा है। मान लीजिए कि इस ग्लास में 200 ml का पानी है, इस ग्लास में 200 ml पानी है। अगर हम इसी पानी को लोटे में रख दें, तो लोटे में भी 200 ml पानी ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि जब हम उसको लोटे में डाल देंगे तो 200 ml से 400 ml हो जाएगा। ऐसा नहीं बेटवा, रहेगा 200 ml ही, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया है कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो 200 ml पानी आप चाहे जिस बर्तन में रखेंगे वहां पर 200 ml पानी ही रहेगा, अर्थात द्रव का आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है। बात करें बेटा गैस की, गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित। मैंने आपसे बताया गैस का जो है आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच में, मैंने आपको बताया कि गैस के कणों के बीच में कोई बल काम नहीं करता है, इसलिए ये जिस कमरे में छोड़ देंगे उसी कमरे का आकार, उसी कमरे का आयतन ले लेते हैं। ठीक ना? तो अब हम लोग कह सकते हैं कि गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। अच्छा, अब बात करेंगे बेटा घनत्व की। ठोस के कण बिल्कुल पास पास में होते हैं, इसलिए ठोस का घनत्व ज्यादा होता है। द्रव के कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, मतलब द्रव के कण जो है ठोस की अपेक्षा देखिए दूर दूर है, जिसके कारण द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान है। ठीक है, जब खाली स्थान है इसलिए अब इसका जो घनत्व है, मतलब यह जो द्रव है वह ठोस से हल्का हो गया, अर्थात द्रव का घनत्व जो है ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक। गैस से क्यों बेटा अधिक? क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि द्रव के कण गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं। इसीलिए द्रव का जो है घनत्व वह ठोस से तो कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है। बात करें बेटा गैस की, तो गैस के जो गैस का जो घनत्व होता है वह बिल्कुल सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच में बहुत खाली स्थान होता है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा जी गैस के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल, कोई अंतरा आणविक बल या कोई ससंजक बल नहीं लगता है, जिसके कारण गैस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है, जिसके कारण गैस इन सब से, ठोस और द्रव से हल्का हो जाता है। जब हल्का हो जाता है तो गैस का जो घनत्व होता है वह सबसे कम होता है। बात करें बहने का गुण, देखिए ठोस के कण जो है एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो इनमें बहने का गुण बिल्कुल ना के बराबर होता है। द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसीलिए द्रव के कण जो है स्वतंत्र होकर के, फ्री होकर के हमेशा गति करते रहते हैं। और जब गति करते रहते हैं तो गति करने के दौरान द्रव के कण आपस में टकराते भी रहते हैं,
और टकराने के बाद ये द्रव के कण एक दूसरे पर फिसलते भी रहते हैं, और जब फिसलते रहते हैं इसी कारण द्रव का जो है बेटा बहने का गुण जो है वह ठोस से ज्यादा होता है। बात करें गैस की, तो गैस के कणों के बीच में कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब कोई आकर्षण बल, कोई अंतराणविक बल काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये आवारा होते हैं, ये जहां चाहेंगे वहां घूम लेते हैं। इसीलिए कहने का मतलब ये हुआ कि गैस के कण आपस में टक्कर मारते रहते हैं और एक दूसरे पर बहुत अधिक या बहुत तेजी से फिसलते रहते हैं। तो फिसलने का मतलब ये हुआ कि उनमें जो है बहाव ज्यादा होगा, गैस में बहाव ज्यादा होता है। ठीक है। उष्मा का प्रभाव देखिए, जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो ठोस के कणों की जो, मतलब जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो होता क्या है कि ये ठोस के कण उस उष्मा रूपी ऊर्जा को ले लेते हैं। भाई जब हम गर्म करें, मान लिया हमने इसको उष्मा दिया ना बेटा, हम लोग जानते हैं कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जब ये आपस में आकर्षण बल से बंधे थे, जब इनको उष्मा मिल गई, अब इन कणों की ताकत बढ़ गई। जब ताकत बढ़ गई तो ये हल्का सा अपने स्थान पर कंपन को और बढ़ा देंगे, मतलब इनकी जो है कंपन करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, अर्थात इनकी जो है कंपन करने की जो गति है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा ये थोड़ा सा फैल सकते हैं, मतलब फैलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगता है। जब ठोस को हम लोग गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, हम लोग जानते हैं कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब ठोस के कण ऊर्जा को पा जाएंगे, उष्मा रूपी ऊर्जा को पा जाएंगे, इनके कण हल्का सा अपने वाइब्रेशन को, अपने कंपन को बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देंगे तो ये हल्का सा फैल जाते हैं, इसीलिए ये गर्म करने पर थोड़ा सा फैल जाते हैं। बात करें द्रव की, तो द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। जब इनको हम उष्मा देंगे तो ये तुरंत जो है अपने गति को और बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि द्रव के कणों के बीच में पहले से जो है आकर्षण बल वो कम होता है ठोस की अपेक्षा। जब आकर्षण बल कम होता है तो द्रव के कण फ्री होकर के गति करते हैं। जब इनको बाहर से उष्मा रूपी ऊर्जा मिल जाएगा तो इनकी स्वतंत्र गति और बढ़ जाएगी। जब और बढ़ जाएगी तो ये और फैल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कहा है कि ये गर्म करने पर ठोस से अधिक तथा गैस की अपेक्षा कम फैलते हैं। बात करें गैस की, तो गैस के कणों के बीच में कोई बल नहीं काम करता, मैंने आपको कई बार बताया। इसीलिए जब इनको बाहर उष्मा मिलेगा तो ये और आवारा हो जाएंगे, मतलब ये बहुत तेज फैलेंगे। ठीक है, चलिए बात करें भैया द्रव का प्रभाव, सॉरी दाब का प्रभाव। देखिए हमने अब बताया कि ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, या ना के बराबर खाली स्थान। भैया देख लीजिए, ये ये ठोस के कण हैं, क्या इनके बीच कोई खाली स्थान है? देखो यहां पर नहीं है बेटा। क्या इन कणों के बीच कोई खाली स्थान है? नहीं है बेटा। मतलब ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है। तो जब कोई खाली स्थान नहीं है, जब हम इनको दबाएंगे बेटा तो ये नहीं दबेंगे। जब इन कणों के बीच में खाली स्थान नहीं है तो कहां से दबेंगे? मतलब नहीं दबेगा। यही ग्लास देख लो, इसको जब हम दबाएंगे क्या यह दबेगा? नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्लास के कणों के बीच में, यह ग्लास जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है, जिसके कारण इसको दबाने पे यह दबेगा नहीं, या ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर दबेगा। वही बात हमने यहां पे लिखा है, ये बहुत कम दबते हैं। अच्छा, बात करें बेटा द्रव की, तो द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान है, तो जब हम इनको दबाएंगे तो ये पास पास में आ जाएंगे, मतलब ये दबेंगे। भैया द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान है, आप देख सकते हैं। जब इनको हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ये अपने पास तब थोड़ा सा पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे मतलब ये सिकुड़ जाएंगे, दब जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि द्रव ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा दबता है।
लेकिन गैस से कम दबता है। क्यों? क्योंकि गैस के कण आवारा होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई बल, कोई परिश्रम नहीं होता है, ये जहां चाहते हैं वहां घूमते हैं, और मतलब गैस के कणों के बीच में खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है। जब इनको हम दबाएंगे तो बिल्कुल बहुत ज्यादा दब जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं ये बहुत अधिक दबते हैं। बात करें बेटा विभाजनशीलता की, कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी ठोस पदार्थ को कणों में तोड़ें तो वह टूट जाता है। देखिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका दूधी है या कोई चाक है, जब हम भाई जिससे हम लोग लिखते हैं, यदि हम उस चाक को तोड़ दें तो वह कई टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन अगर हम पानी को तोड़ें या द्रव को तोड़ें तो क्या द्रव टुकड़ों में टूटेगा? नहीं बेटवा, द्रव केवल और केवल बूंद में बदलेगा, लेकिन टुकड़ों में नहीं टूटेगा। हमने इसी बात को यहाँ पे लिखा है, इनको टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, किनको? द्रव को केवल बूंदों में बदला जा सकता है। बात करें बेटा गैस की, गैस को भी हम लोग जो है तोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग गैस को भी टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि क्योंकि बेटा ये बिल्कुल दूर दूर होते हैं, मतलब ये टूटेंगे नहीं, ठीक है, और ना ही ये बूंदों में भी, मतलब गैस ना ही टुकड़ों में और ना ही बूंदों में टूटते हैं या बदलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ये आवारा होते हैं। आवारा मतलब होगा कि जब इनको हम पकड़ेंगे तो भाग जाएंगे, और इन मतलब गैस के कणों के बीच में कोई भी बल काम नहीं करता है, इसीलिए ये आवारा होते हैं और ये बहुत दूर दूर फैलते हैं या फैलते हुए चले जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है गैसों को ना तो टुकड़ों में और ना ही बूंदों में बदल सकते हैं। बेटा बात करें गलनांक और क्वथनांक की। देखिए ठोस का गलनांक निश्चित होता है। अब आप कहेंगे कि सर जी गलनांक क्या है? ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाता है, ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाता है, उस ताप को हम लोग कहते हैं क्या? ठोस का गलनांक। जैसे मान लीजिए आपका बर्फ है, ये बर्फ है, बर्फ बर्फ इस समय ठोस की अवस्था में है। जब हम इसको बेटा पानी में बदलेंगे तो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जो है, 273 केल्विन पर जो है पानी में बदल जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ठोस का जो गलनांक है वह फिक्स है, यानी कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एक मिनट, हाँ एक मिनट साहब, हाँ ठीक है ना। तो आपका ये बर्फ क्या है? ठोस है। जब हम इस ठोस बर्फ को, ठीक है ना, गलाएंगे, ताप देंगे, तो जैसे ही इस ठोस का, इस बर्फ ठोस का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हो जाएगा, तो यह टोटल का टोटल बर्फ पानी में बदल जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि ठोस का जो गलनांक होता है वह फिक्स होता है। जो मतलब ठोस जिस ताप पर, ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाते हैं, उसी ताप को हम लोग कहते हैं गलनांक। ठीक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 273 केल्विन होता है। कहने का मतलब हुआ कि ठोस का गलनांक फिक्स होता है। इसके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, है ना। फिलहाल के आप यहाँ पे जानिए कि ठोस का गलनांक निश्चित होता है। बात करें बेटा द्रव की, तो इनका निश्चित क्वथनांक होता है। सही बात है। पानी जब आप उसको जब आप खौलाएंगे, तो जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहुंच जाएगा, वह पानी जो है खौलने लगता है, ठीक है ना। तो अलग अलग द्रव का जो है क्वथनांक वह अलग अलग होता है, इसीलिए जो है द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है। भाई देखिए पानी जब आप खौलाएंगे, जब तक पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक नहीं होगा तब तक पानी उबलेगा नहीं। जैसे ही पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो जाएगा,
तो तुरंत जो है पानी खौलना या पानी उबलना शुरू कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अलग अलग द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है। बात करें बेटा गैस की, इनका निश्चित क्रांतिक ताप होता है। क्रांतिक ताप क्या होता है, अब आप देखिए, फिलहाल हम लोग जो है इसके अगले वीडियो में क्रांतिक ताप क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्रांतिक ताप के बारे में बता देते हैं। चलिए भाई, मान लीजिए कि कोई एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है बेटा, और इस सिलेंडर में गैस भरा है। ओके बेटा, और इस गैस का जो तापमान है इस समय जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस गैस का क्रांतिक ताप टीसी बेटा, टीसी, टीसी का मतलब क्रांतिक ताप। इस गैस का, गैस मतलब इस गैस का क्रांतिक ताप मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम चाहते हैं कि यह गैस जो है द्रव में बदल जाए। हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए, ये आपका बेटा पिस्टन है, पिस्टन से हम लोग गैस पर दाब डालते हैं। ये आपका पिस्टन है, ये आपका क्या है, पिस्टन है, पिस्टन। अब हम लोग इस पर दाब डाल रहे हैं गैस पर, लेकिन जब हम लोग दाब डाल रहे हैं तो यह जो है गैस द्रव में नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इस गैस का जो तापमान है इस गैस के क्रांतिक तापमान से ज्यादा है। ओके, अच्छा, अगर हम इस गैस के ताप को घटा करके हम मान लेते हैं हमने 32 कर दिया, फिर भी यह इस गैस का तापमान इस गैस के क्रांतिक ताप से ज्यादा है। जब इस गैस का ताप इस गैस के क्रांतिक ताप से ज्यादा है तो हम इस पिस्टन पर या इस गैस पर पिस्टन के माध्यम से चाहे जितना भी दाब डालें, ठीक, यह गैस द्रव में नहीं बदलेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इस गैस का तापमान या टेम्परेचर हमने ले लिया 31 डिग्री सेल्सियस, फिर भी अब यह ताप इसके क्रांतिक ताप से ज्यादा है। जब यह इस गैस का तापमान इस गैस के क्रांतिक ताप से ज्यादा है तो हम लोग इस गैस पर चाहे जितना ही प्रेशर लगा ले, चाहे जितना ही दाब डाल ले, यह गैस द्रव में बदलने वाला नहीं है। हम मान लेते हैं, अब हमने क्या किया कि अब इस गैस का तापमान हमने कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, इस गैस का तापमान और इस गैस का क्रांतिक तापमान दोनों बराबर है। अब हम जब इस गैस पर दाब डालेंगे अब यह गैस द्रव में बदल जाएगा। अगर हम इस गैस के तापमान को कम कर दें, हम मान लेते हैं कि हमने 29 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कर दिया, तो इस गैस का तापमान इस गैस के क्रांतिक तापमान से कम है। जब कम है, जब हम इस पर दाब डालेंगे पिस्टन के माध्यम से तो यह गैस द्रव में बदल जाएगा। अगर गैस का लिया गया तापमान गैस के क्रांतिक ताप के बराबर है या गैस के क्रांतिक ताप से कम है तो हम लोग उस गैस को या उस गैस पर दाब डाल करके उस गैस को द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ओके, अच्छा, यदि हम इस गैस के तापमान को हमने 28 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, फिर भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस गैस का तापमान इस गैस के क्रांतिक ताप से कम है। मतलब अगर गैस का ताप, लिए गए गैस का टेम्परेचर उसी गैस के क्रांतिक ताप के बराबर है या उससे कम है, उस गैस पर दाब डाल करके उस गैस को द्रव में आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन यदि लिए गए गैस का तापमान उसी गैस के क्रांतिक ताप से ज्यादा हो जाए तो हम इस गैस पर चाहे जितना भी दाब डालें, ठीक, उस गैस को हम लोग जो है द्रव में बदल नहीं सकते।
ठीक है बेटवा, तो यही है। ये आपका हो गया। चलिए भैया, तो अब हम लोग जो है यहाँ पर केवल ये जानेंगे कि गैस का जो है निश्चित क्रांतिक ताप होता है। चलिए भैया, अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान की। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है। आप देख सकते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि इनके मतलब ठोस के अणुओं के बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। बात करें हम लोग बेटा द्रव की, तो द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। वही बात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्रव मतलब जो द्रव के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है वह ठोस से ज्यादा और गैस से कम होता है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि ठोस से अधिक, ठोस से अधिक तथा गैस से कम होता है। कहने का मतलब हुआ कि द्रव के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है वह ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है और गैस की अपेक्षा कम होता है। बात करें बेटा हम लोग गैस की, तो गैस के कणों के बीच में खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं? आवारा होते हैं। इसीलिए जो है गैस के कणों के बीच में खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच में अंतरा आणविक बल अथवा आकर्षण बल अथवा संसंजक बल नहीं लगता है, जिसके कारण गैस के कण जो है बिल्कुल फ्री होकर के, बिल्कुल आवारा होकर के घूमते रहते हैं, जिसके कारण गैस के कणों के बीच में खाली स्थान ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। ओके, बात हम लोग करें बेटा आणविक संरचना की। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ठोस के जो कण होते हैं वह नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं, जबकि द्रव के कण एक लाइन में व्यवस्थित नहीं होते हैं। मतलब इनकी जो व्यवस्था होती है वह क्या होती है? द्रव के कणों की जो व्यवस्था होती है वह क्या होती है? अनियमित होती है, मतलब जिगजैग टाइप होता है। बात करें गैस की, तो गैस के कणों के बीच में जो है अनियमितता जो है वह बहुत अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि गैस के कणों के बीच में कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच में कोई बल काम नहीं करता है, जिसके कारण गैस के कण बिल्कुल फ्री होकर के, ठीक है, बहुत दूर दूर घूमते रहते हैं। इसलिए जो है गैस के कणों के बीच में कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है, जबकि द्रव के कणों के बीच में, है ना, द्रव के कणों के बीच का जो मतलब द्रव के कणों के बीच जो नियमितता होती है वह जो है ठोस से थोड़ा सा ज्यादा होती है, गैस से कम होती है। मेरा कहने का मतलब हुआ सिर्फ आप इतना जानिए कि ठोस के कणों के बीच में नियमितता होती है, अर्थात ठोस के कण जो है एक लाइन में बंधे होते हैं, एक लाइन में चिपके होते हैं, जबकि द्रव के कण एक लाइन में चिपके नहीं होते हैं, है ना। और द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान होता है और ये ऊपर नीचे व्यवस्थित, मतलब द्रव के कण ऊपर नीचे व्यवस्थित होते हैं, जबकि गैस के कण बहुत ऊपर बहुत नीचे व्यवस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कण आवारा होते हैं। इनके कणों के बीच में, मतलब गैस के कणों के बीच में कोई बल काम नहीं करता है, जिसके कारण गैस के कणों के बीच में काफी खाली स्थान होता है। हमने वही बात यहाँ पे लिखा है कि इनके अणु, किसके अणु? गैस के, इनके अणु बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके बाद जो भी टॉपिक होगा हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।